जेपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे तक ये बात नहीं सही रहनी चाहिए। जेएसएससी सीजीएल का फाइनल रिपोर्ट आज तक सबमिट नहीं किया गया है। जो अव्यवस्था है या पेपर लीक रुकेगी नहीं रुकेगी। सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है तो वही ढाक के 3 पात वाली बात होगी। जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जस्ट वेट एंड वॉच। तो काफी दबाव के बाद जेपीएससी के चेयरमैन एल खयांगते ने देर शाम कल इस्तीफा दिया और उसके बाद जो सरगर्मी है वो तेज हो गई है। एक बार फिर से जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2025 के पीटी रिजल्ट के बाद जेपीएससी की कार्यशैली कटघरे में आ गई और अब जब प्रेशराइज किया गया तो प्रेशर के बीच कल सीआईडी की एंट्री होती है कार्यालय के भीतर। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन आती है कि जेपीएससी के पद से उनके अध्यक्ष इस्तीफा लिख रहे हैं। हेमंत सरकार भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अब बैकफुट पर जाते नजर आ रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में इस वक्त एग्जाम फाइटर्स के फाउंडर कुणाल प्रताप सिंह हैं। चलिए सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो 2 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में बैठे थे वो इसी आस में थे कि इस परीक्षा के साख पर जो सवाल है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज आपने देखा किस तरीके से अध्यक्ष महोदय ने इस्तीफा दे दिया है। आगे क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आपने बात की कल के प्रकरण पे, सीआईडी की एंट्री, जेपीएससी के इस्तीफे पे बात की आपने। तो ये जो इस्तीफे का दौर है ये कब नहीं चला। मैं सबसे उदाहरण आपको देता हूँ, जेपीएससी से ही को रेट करूंगा मैं इसे। जेएसएससी सीजीएल का अगर आपको याद होगा, जो जनवरी में 14 तारीख को जो परीक्षा रद्द हुई थी, जो हम लोगों ने आंदोलन किया था सभी लोगों ने, और सेम डे परीक्षा रद्द हुई थी। उसके बाद भी नीरज सिन्हा का इस्तीफा हुआ था। तो क्या उसके बाद परीक्षाओं में पेपर लीक का दौर रुक गया? क्या व्यवस्थाएं कम हो गई? क्या जितना भी कुव्यवस्थाएं थी वह कम हो गई? पेपर लीक, लगातार पेपर लीक्स हुए, तरह तरह के आरोप लगे। तो ये सिर्फ जेपीएससी चेयरमैन के इस्तीफे तक ये बात नहीं सही रहनी चाहिए। 14वीं जेपीएससी पे आरोप क्या लगे कि ओएमआर शीट का जो रिस्पॉन्स शीट है वो बाहर में वायरल हो गया और उसमें ये बताया गया कि उस लड़के ने मात्र 48, जो भी नाम था XYZ, मैं नाम नहीं जानता उनका, 48 क्वेश्चन उन्होंने जो है आंसर किया था। ठीक है, तो जब परीक्षा केंद्र में मुझे हम लोगों को एमआर शीट दिया जाता है तो उसका एक प्रति भी आपको दिया जाता है कि आपने जितना भरा है उसको आप सबूत के तौर पे रखिएगा, कार्बन कॉपी। तो 48 ही जो है उसमें रिस्पॉन्स शीट रंगा हुआ था। उसके बावजूद भी उसका मुख्य परीक्षा के लिस्ट में नाम आना ये बहुत ही गंभीर बात है। और हम लोग बार बार बोलते हैं ऐसा कैसे संभव है। उसने, अभ्यर्थी ने तो वहाँ परीक्षा जो है दे के वहाँ कॉपी जमा कर दिया। तो ये तभी संभव है, उस व्यक्ति का रिजल्ट में तभी नाम संभव है जब एजेंसी के लेवल पे खेला हुआ है। जो अव्यवस्था है या पेपर लीक रुकेगी नहीं रुकेगी। आप सीबीआई इंक्वायरी दीजिए आदेश, उसके बाद मुझे लगेगा कि आप वाकई जो है परीक्षाओं में जो ये धांधली हो रही है उसको लेके सजग हैं, उसको लेके गंभीर हैं और राज्य के छात्रों का भला चाहते हैं। अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है तो वही ढाक के 3 पात वाली बात होगी। कल ऐसा शाम को क्या होता है कि सीआईडी की टीम पहुंच जाती है और उसके शाम में आप देखेंगे कि वो खुद ही इस्तीफा दे देते हैं। तो ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। मुझे ऐसा लगता है कि आयोग पे और सरकार पे, आयोग पे नहीं सरकार पे, इनफैक्ट इतना ज़्यादा प्रेशर माउंट हो गया था कि उन्हें लगा कि अब थोड़ा सा बचना मुश्किल है और उस पर क्लैरिफिकेशन देना होगा। देखिए, आयोग, मैंने कहा कि ओएमआर शीट का वायरल होना ये बहुत बड़ी बात है। उसमें क्लियर प्रमाण मिलते हैं कि धांधली हुई है। क्योंकि अगर आप देखेंगे गौर करके तो 7वीं जेपीएससी में भी यही प्रकरण हुआ था। 7वीं जेपीएससी में मैं ही वो बंदा था जिसने, मैंने बताया था, अगर आपको अच्छे से याद होगा और आप देख लीजिए जाके वेबसाइट पे, कि इतने लोगों का ओएमआर शीट में इतना मार्क्स है, इनका क्वालिफाइंग उतना नंबर आया ही नहीं है, उनका रिजल्ट में नाम है। और जब मैं राज्यपाल से मिला, मुझे बहुत अच्छे से याद थे, हम थे, देवेंद्र नाथ महतो थे, मनोज यादव थे और 2-3 लोग थे। और मैंने ही राज्यपाल से अपने स्पष्ट रूप से बातें रखी थी। उसी शाम को राज्यपाल ने आयोग के अध्यक्ष को बुलाया और सेम डे उन्होंने नोटिस जारी कर दिया कि ये एक मिस्टेक है और उन लोगों का नाम हटा दिया, मतलब कि आई वॉश कर दिया सिंपली। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं डर है, चूंकि एक छात्रों का जो है आक्रोश भी पूरे राज्य में बढ़ रहा है। आप देख ही रहे हैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, सड़क के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि दबाव में यहाँ के उन्होंने सीआईडी की एंट्री कल जेपीएससी में करवाई है और उसका फलाफल कल आपको देखने के लिए मिला है। टीडीपीएल कंपनी है, उसके ऊपर जो आरोप लगा है कि अभय तिवारी नाम के बंदे का नाम सामने आ रहा है। अगर आप दिखाओ कि वो उस कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर भी, यानी टीडीपीएल का वो मार्केटिंग मैनेजर, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ ऑन कैमरे, टीडीपीएल का वो मार्केटिंग मैनेजर भी है और साथ ही साथ वो जेएसएससी और जेपीएससी का अभ्यर्थी भी है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, थोड़ा छानबीन आप लोग भी कर लीजिएगा, मैं भी डॉक्यूमेंट्स जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे मिल भी जाएगा। अभय तिवारी जी का नाम जेएसएससी सीजीएल के लिस्ट में भी है,
सेकेंड रैंकर है अपनी कैटेगरी में, मतलब जो पोस्ट उनको शायद बीएसओ वगैरह मिला है उसमें वो सेकेंड टॉपर है। साथ ही साथ उन्होंने जेपीएससी का परीक्षा भी क्वालिफाई किया है और वो टीडीपीएल के कर्मचारी भी हैं। टीडीपीएल के कर्मचारी, मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, अभय कुमार तिवारी जो एजेंसी, यस। तो आप समझ लीजिए कि कितना गंभीर ये आरोप है। जेएसएससी सीजीएल 6 महीना हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 6 महीना जो है आप जांच करके पूरी करें। 6 महीना पिछले 3 जून को ही पूरा हो चुका था। आज तक हमारी जानकारी के मुताबिक जेएसएससी सीजीएल का फाइनल रिपोर्ट आज तक सबमिट नहीं किया गया है। मतलब 1.5 साल से ऊपर होने को है जांच, ठीक है। आज भी वो जांच 28 लोगों तक केंद्रित है नेपाल में, उसके आगे जांच आज तक कभी नहीं बढ़ी। आज तक रिपोर्ट भी सबमिट नहीं किया। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद तक जांच रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट सबमिट होने दीजिए, अगर सबमिट नहीं करेगी तो उसके लिए हम लोग कोर्ट का सहारा लेंगे और जिसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है। एक बार जांच रिपोर्ट सबमिट करने दीजिए, उस पर विस्तार पूर्वक आगे जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। पर जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं अपने सारे दर्शकों को न्यूज़ 26 के माध्यम से कि जेएसएससी सीजीएल की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जस्ट वेट एंड वॉच।